नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम राहु केतु के राशि परिवर्तन से जो युग परिवर्तन की संभावनाओं को जन्म दे रहा है उसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने देखा कि 2019 में केतु ने सबसे पहले जल थल वायु को मानव से मुक्त किया। उसके पश्चात 2020 में मानव को उसके अहंकार से मुक्त किया। 2022 तक स्त्रियों को भ्रम, धोखे, अभिमान से मुक्त किया। अधर्म की राह पर जाने से रोका। उनमें ममता और मोह पैदा किया, भावनाओं को जन्म दिया, दया का भाव दिया। और 30/10/2023 तक केतु ने मानव को मोह बंधन मुक्त किया। और ये मोह बंधन था संतान के प्रति या जिससे भी व्यक्ति प्रेम करता है। और आप जानते हैं कि प्रेमवश वशीभूत होकर ही व्यक्ति अपराध करता है, और केतु ने उसी से मुक्त किया और धर्म संस्कार की स्थापना की। 30/10/23 को जब राहु केतु ने राशि परिवर्तन किया, उस दिन कृष्ण पक्ष की द्वितीया थी, वैश्य वर्ण था और राक्षस गण था। लग्न कुंभ राशि का बना और लग्न सदविषा नक्षत्र का था, जिसके स्वामी राहु होते हैं। लग्न में शनि स्थित थे। शनि की मूल त्रिकोण राशि है कुंभ, और राहु यहाँ के कोलोड होते हैं। केतु उस दिन चित्रा नक्षत्र में कन्या राशि में अष्टम भाव में स्थित थे, और चंद्रमा चतुर्थ भाव में वृष राशि में कृत्तिका नक्षत्र जो सूर्य का नक्षत्र है उसमें स्थित थे। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि कहाँ से शुरू किया केतु ने परिवर्तन। वैश्य वर्ण से। वैश्य वर्ण क्या है? वह व्यक्ति जो किसी वस्तु के उत्पादन के स्थान से, उस उत्पादकता से लेकर उस वस्तु को उपभोग हेतु उपभोक्ता तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वह वैश्य वर्ण का होता है। अर्थात केतु हमें समझाना चाहते थे कि ये समय मई 2025 तक का आपको अपने कर्म में इस प्रकार का कर्म करना है कि जो भी व्यक्ति किसी भी चीज़ का निर्माण कर रहा है, उत्पादक है, वह वस्तु उस उपभोक्ता तक जिसको उसकी आवश्यकता है वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करे, कर्म करे। और राक्षस गण के लिए, जैसे हम सभी लोग जानते हैं, हमारे शास्त्र बताते हैं कि राक्षस सदा ही शक्तिशाली रहे, किंतु ज्ञान का अभाव होने के कारण वे स्वार्थी भी रहे। किंतु उनकी एक विशेषता रही है कि वे अपने लक्ष्य के प्रति तटस्थ होते हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपनी ऊर्जा का उपयोग भगवान से वरदान प्राप्त करने के लिए सदा करते रहे हैं। तो ये भगवत प्राप्ति का भी एक गण है। लग्न को भली भांति समझते हैं कि लग्न जो है वह व्यक्तित्व का निर्माण होता है, चरित्र होता है, हमारी सोच होती है, हमारी दृष्टि होती है, जो हम जन्म के समय लेकर आते हैं। तो केतु राहु के राशि परिवर्तन के समय जो ब्रह्मांड अपना व्यक्तित्व, चरित्र, सोच और दृष्टि लेकर आया,
वही लग्न है, और लग्न में कुंभ राशि सदविषा नक्षत्र है और शनि स्थित है। कुंभ राशि इच्छाओं की राशि होती है, इच्छा पूर्ति की राशि होती है। कुंभ राशि का प्रतीक चिन्ह अमृत कलश है, जो समुद्र मंथन के समय प्राप्त हुआ था। मंथन अर्थात मन का मंथन, मन में विष और अमृत दोनों होते हैं। उसका मंथन करके ही हम अमृत प्राप्त कर सकते हैं। अतः सभी मानव अमृत पाने की इच्छा रखे, ऐसी सोच ब्रह्मांड की थी, और वह इच्छा शनि के द्वारा पूर्ण करे। शनि चूंकि सूर्य पुत्र होते हुए भी पिता से मतभेद रखते हैं, और इसी मतभेद के चलते अकेले ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित ग्रह, जो बिना पिता सूर्य के प्रकाश को प्राप्त किए बिना भी व्यवस्थित ढंग से नियमित अपने सेवा कर्म करके समाज में अमृत बांटना चाहते हैं। अमृत रूपी वह जल जो शुद्ध, पवित्र एवं जीवन दे सके, यह शनि बताते हैं। द्वितीय भाव को यदि हम देखें तो वहाँ राहु स्थित है। द्वितीय भाव में मीन राशि है। द्वितीय भाव हमारे कुटुंब का, संग्रहण का, संस्कार का है, किंतु मीन राशि व्यय की है, मुक्ति की है। तो राहु यहाँ वृद्धि के कारक ग्रह है। तो ये मुक्ति किससे? कुटुंब से, संग्रहण से, हमारे उन संस्कारों से जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, उनका व्यय करने के लिए कह रहे हैं। उनसे मुक्त होने के क्रम में वृद्धि कर रहे हैं राहु। गुरु तृतीय भाव में है, मेष राशि में स्थित है। तृतीय भाव हमारे पराक्रम का है, और पराक्रम मानव सदा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करता है। गुरु धर्म ज्ञान में वृद्धि के कारक ग्रह हैं। अतः यह समय लक्ष्य प्राप्त करने में धर्म ज्ञान के द्वारा पराक्रम करने का था, ऐसा गुरु हमें समझा रहे हैं। चंद्रमा चतुर्थ भाव में वृष राशि में स्थित है। चतुर्थ भाव सुख का है। कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का है। वृष राशि भक्ति की है, क्योंकि वृष राशि का प्रतीक चिन्ह बैल है, और शिव के अनन्य भक्त बैल सदा शिव की भक्ति में रहते हैं। चंद्रमा हमारे मन का कारक ग्रह है। अतः ब्रह्मांड हमें ये समझाना चाहता है कि यह समय भक्ति ही मन का सुख प्रदान करेगी। शुक्र सप्तम भाव में स्थित है, सिंह राशि में है। सप्तम भाव हमारी दृष्टि है, जिससे हम समाज को देखते हैं। सिंह राशि आत्मविश्वास की राशि है, क्योंकि इसका प्रतीक चिन्ह शेर है, और शेर का आत्मविश्वास ही उसे जंगल का राजा बनाता है, उसे कोई मनोनीत नहीं करता है। और शुक्र सामंजस्य, प्रकृति और पृथ्वी में सामंजस्य स्थापित करने के ग्रह है। शुक्र संजीवनी बूटी रखते हैं, अर्थात हारे हुए को प्रोत्साहित करने और सही दिशा मार्गदर्शन करने का ग्रह है शुक्र। अतः यह समय समाज के आत्मविश्वास में वृद्धि करने एवं हारे हुए को प्रोत्साहित करने तथा सही दिशा देकर प्रकृति और पृथ्वी में सामंजस्य स्थापित करने का था। केतु जो कि अष्टम भाव में कन्या राशि में स्थित है, चित्रा नक्षत्र जिसके स्वामी मंगल होते हैं। अष्टम भाव हमें स्थिरता देता है, गहराई देता है, हमारे भीतर की आग
जो कुछ खोजना चाहती है और वह खोज है मुक्ति। और केतु तो स्वयं मुक्ति के कारक ग्रह हैं। और कन्या राशि परिपक्वता एवं परिवर्तन के लिए चिंतन करने की है कि हमें कैसी परिवर्तन चाहिए। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल है और उसके देवता विष्णु होते हैं। प्रतीक चिन्ह चित्रा नक्षत्र का यदि हम देखें तो वह मोती है। आने वाले समय का पूर्वाभास होना और उसकी रूपरेखा तैयार करना, ये भी चित्रा नक्षत्र का ही प्रतीक है। और केतु विच्छेद और मुक्ति के कारक ग्रह। इसीलिए 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक का समय हमारे लिए ब्रह्मांड ने जो तैयार किया वह यह था कि आने वाले समय के जो पूर्वाभास हमें होते हैं उसके लिए जो हम रूपरेखा तैयार करते हैं, उस चिंता से मुक्त होने का था। अपनी परिपक्वता एवं परिवर्तन की चिंता छोड़कर स्थिरता के साथ भीतर की गहराई में मोती रूपी विष्णु की खोज करने का था। नवम भाव में बुध है, सूर्य है, मंगल है, तीन ग्रह तुला राशि में स्थित है। और यहां आप देखेंगे कि सूर्य और शुक्र ने आपस में राशि परिवर्तन भी किया है। सूर्य शुक्र की राशि में और शुक्र सूर्य की राशि में। नवम भाव हमारे धर्म का है, ज्ञान का है, पूर्वजों का है और हमारे जीवन के लक्ष्य का है। और तुला राशि प्रकृति और पृथ्वी में सामंजस्य स्थापित करने की है। बुध ग्रह कहना चाहते हैं कि वाणी और बुद्धि, क्योंकि बुध वाणी और बुद्धि के ग्रह हैं, तो वाणी और बुद्धि का लक्ष्य पूर्वजों के जो धर्म ज्ञान अनुभव है उसके अनुसार हमें प्रकृति और पृथ्वी में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। और यही हमारा व्यापार, हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसी प्रकार से सूर्य हमें बताना चाहते हैं कि राजा हो, स्वामी हो, पदाधिकारी हो, वो भी अपना लक्ष्य अपने पूर्वजों के धर्म ज्ञान अनुभव के अनुसार प्रकृति एवं पृथ्वी में सामंजस्य स्थापित करने का होना चाहिए। सभी का समान रूप से पालन पोषण करना चाहिए, ये समय बता रहा है। और मंगल सेनापति है, तो वह बताना चाहते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति का उपयोग पूर्वजों के जो धर्म ज्ञान अनुभव है उनको स्थापित करने, उनकी पालना कराने और प्रकृति और पृथ्वी में के मध्य सामंजस्य स्थापित कराने के लिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उस पूर्वजों की उस धरा को, जो उनका धर्म ज्ञान अनुभव था, उसको सुरक्षित रखना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। कुल मिलाकर निष्कर्ष जो निकलता है 30 अक्टूबर 23 से 18 मई 2025 तक का, वह हमें बताता है कि केतु हमें बताना चाहते हैं कि साधना, स्थिरता और भगवान विष्णु रूपी मोती की खोज अकेले ही करनी होती है, क्योंकि मृत्यु और मुक्ति भी अकेले ही प्राप्त की जा सकती है। उस समय कोई साथ नहीं होता है। इनके लिए परिवार हो, कुटुंब हो, समाज हो, संग्रहण हो, इन सब से हमें मुक्त होना आवश्यक है। एवं पूर्वजों का धर्म ज्ञान ही हमें हमारा लक्ष्य प्रदान कर सकता है, क्योंकि उनका जो अनुभव था वह हमारे लिए उपयोगी है। आप देखेंगे कि स्वर भानु ने
भी अकेले ही माया एवं राक्षस कुल से मुक्त होकर के ही अमृत पान किया था, तभी वे छाया ग्रह के रूप में अमरता प्राप्त कर सके हैं और आज संपूर्ण पृथ्वी को और ब्रह्मांड को अपने मध्य संचालित करते हैं। इस प्रकार से हमने मई 2025 तक राहु केतु के राशि परिवर्तन का अध्ययन किया। अब हम मई 2025 में जब राहु केतु ने राशि परिवर्तन किया उसका अध्ययन निरंतर करते रहेंगे और वह आगे कैसे परिणाम देने वाले हैं, ये सब भूतकाल हमने अभी तक किया है और अब जब हम मई से शुरू करेंगे तो वह 2026 तक जाएगा और फिर 2026 में जब राशि परिवर्तन करेंगे, अर्थात अभी अगला अध्ययन जो हमारा एपिसोड का होगा वह थोड़ा सा भूत जो बीत चुका समय और आने वाले भविष्य का ज्ञान होगा और उसके बाद निरंतर 2032 तक का हम अध्ययन करेंगे और आने वाले भविष्य का अध्ययन करेंगे कि राहु केतु किस प्रकार से हमारे भविष्य में हमें प्रभाव देने वाले हैं और किस प्रकार से युग परिवर्तन करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।